is very very relevant and important. आप जब अपने कुछ गैप्स में प्रिपेयर करो या अभी भी प्रिपेयर करो, आप टेस्ट और उसके हिसाब से Hi everyone, a very very warm welcome to today's session. Sistrikal, Namaskar, Bonjour, Adab. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. Let's get started with this one short final revision of our 2 chapters of political science, जिसके साथ पूरा political science ही in fact जो है हमारा वो revise हो जाएगा, which is political parties and outcomes of democracy. So बिकॉज 2 चैप्टर्स हैं और छोटे ही हैं, इसको एक ही वीडियो में रखा है हमने और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. ऑन एन एवरेज 45 मिनट्स पर चैप्टर में हम इसे रिवाइज कर सकते हैं बिकॉज काफ़ी शॉर्ट चैप्टर ये खुद में है और 1 शॉट में हम सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को कोलेट करके साथ में चलने वाले हैं. सो इट वुडंट टेक लाइक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू वाइंड दिस अप. नाउ बिकॉज 1 शॉर्ट वीडियो है तो दोनों ही चीज़ें हम पूरा कवर करेंगे. बट बिफोर वी बिगिन आई जस्ट क्विकली वांट टू लेट यू नो अबाउट द पावर टूल ऑफ इम्बाइब लेंस. बच्चे, इम्बाइब लेंस की मदद से आप जो है टुवर्ड्स द एंड या कभी भी बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बहुत कुछ लर्न कर सकते हो. वट एवर टेक्स्ट दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद, दैट यू आर स्टक एट, दैट इज अ वर्ड दैट यू आर स्टक एट, आपने जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यू जस्ट हैव टू स्कैन द पिक्चर एंड द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स विल गेट हाईलाइटेड ओवर देयर और उन कीवर्ड्स को आपने यहाँ पे चूज करना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई विल इन फैक्ट टेक अ पिक्चर ओवर हियर. ठीक है, मैं यहाँ पे जो स्क्रीन पे लिखा है मैं उसकी एक फ़ोटो लेती हूँ. द मोमेंट आई डू दैट यू सी दिस important keyword has got highlighted. When I click on it, when I select that, the videos related to it will start appearing over here and that's the beauty of it. How long did it take for me to do that? Maybe like 30 seconds at maximum 1 minute और इतनी सी देर में ये सारी चीज़ें जो हैं आराम से फिगर आउट हो गई. दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द अमेजिंगनेस ऑफ दिस एंटायर थिंग, ऑफ दिस ऐप. और इसकी मदद से एग्ज़ाम्स के पहले स्पेशली कुछ रिवाइज करना है तो आप बड़े आराम से करते हो. इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू. आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा कुछ भी सर्च करने में. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं. लेट मी ऑल्सो क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हाय बच्चों, मेरा नाम है अंकना और मैं हूँ आपके एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट इम्बाइब. आई कम विद एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 9 years in the field of education, wherein I've taught both online and offline to the students of CBSE and ICSE. And I have mentored students for, as I said, in the field of social science and English because I have done my studies in the field of humanities. So that is a quick introduction about me. Moving on, we'll start with 3 questions. 3 सवालों के साथ करेंगे हम ये शुरुआत इस चैप्टर की, इस सेशन की. तो ये सबसे पहला सवाल है हमें, जहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. हमें बताना है कौन सा सही है और ये स्टेटमेंट्स किस बारे में है. Which of the following statement is correct about keeping the requirement of government formation in view? Okay, first one says independent candidates can form a government. Second statement says that government formation is exclusively reserved for political parties. Third statement says that government formation is limited to only one elected political party. And the fourth one says that government can only be formed by political parties that are elected and hold a majority. So you have to tell whether which of the, I mean, like, you basically have to identify that which of the following statements are correct. आपके लिए collated point है. You don't have to go into your book and read each and everything. That's the beauty of it. Limits of civil disobedience movement. ठीक है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में अगेन क्या क्या याद रखना है. वंदे मातरम, आनंद मार्ट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है. ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा. नतेशा शास्त्री जो हमारी तमिल फोक टेल्स की बात करती है. बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर. अब ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है कि बताओ कैसे कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दिख रही थी हमें लोगों में फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशन, तो हम बता सकते हैं कि मद्रास में नतेशा शास्त्री है, नॉर्थ में चंद्र चट्टोपाध्याय, बंगाल गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बारे में बताना है हमको. स्वदेशी मूवमेंट अलग अलग जगह पे चल रहा है. देन यू हैव द सत्याग्रह, देन द डिफरेंट सिंबल्स. ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स यू कैन जस्ट पुट इन टुगेदर एंड ऐड एट वन प्लेस. क्विट इंडिया मूवमेंट में
क्रिप्स मिशन के बारे में यहाँ थोड़ा सा मेंशन है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हो। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन वर्धा, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, और देखो क्विट इंडिया मूवमेंट से एग्जैक्टली क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है। इससे क्वेश्चन जो आ सकता है पॉसिबली वो है केस बेस्ड क्वेश्चन। तो आप इसको एक रीडिंग डाल लोगे, यहाँ पे सारे डिटेल्स को याद करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू बेसिकली रीड इट आउट। यू हैव टू रीड इट आउट फॉर द रीजन दैट अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो यू familiar with the information. It's not So guys, the point that it is exclusively maintained for political party is actually not correct, right? गवर्नमेंट जो है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जो मेजॉरिटी में सिलेक्ट हो जाएगी या आपका सही वो करेगी, कैन एक्चुअली फॉर्म अ गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स फॉर्म कर सकते हैं लेकिन अकेले तो नहीं कर सकते ना, उनको भी किसी ना किसी पार्टी के साथ कोलिशन बनाना पड़ेगा अगर वो जीत भी रहे हैं कहीं से तो। So government can only be formed by political parties which are elected and do hold a majority. ये ensure करता है that the government's stability and effectiveness remains. It also reflects the core principle of representative democracy, and the government is typically formed by political party or a coalition of parties that has won a majority in the elections. Okay, next question. Assertion और reason का सवाल है। Assertion कह रहा है political parties are essential to a functioning democracy. The reason says the media plays an essential role in making political parties. Which of the following are true? First, that's what you identify. If both the statements are true, then you go ahead and decide whether the reason is the correct explanation of the assertion or not. Okay, so quickly hiding myself, take some time to answer this question. Political parties are essential to functioning of democracy, and the media plays an essential role in making political parties. हाफ मिनट्स में सारी डिटेल पता चल जाएगी। तो मुझे जिस टॉपिक का नहीं पता है, मैं सिर्फ वो जलियांवाला बाग के बारे में जानना है, 6 मिनट में मेरा ये हो जाएगा। एनसीएम के बारे में जानना है, 6 मिनट में ये हो जाएगा। खिलाफत के बारे में जानना है, 5 मिनट में ये हो जाएगा। तो जिस जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता है वो स्पेसिफिकली उठा करके मैंने करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, टेस्ट लेना। टेस्ट आपके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड भी है और ये टेस्ट बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। सोशल साइंस में चाहती हूँ मैं, अगेन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय सब्जेक्ट, इज वैलिड विद एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी पार्ट। यू जस्ट हैव टू गो हियर। यहाँ पे आपके पास चैप्टर स्पेसिफिक टेस्ट भी है, जैसे नेशनल इंडिया का टेस्ट है। व्हेन यू स्क्रॉल डाउन यू सी द टेस्ट व्हिच आर ट्रेंडिंग इन जनरल, व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स ऑफ कल्चर। इसके अलावा चैप्टर्स के लिए टेस्ट हमने क्रिएट कर रखा है। तो आपको जब लगता है कि नहीं मुझे इस चैप्टर का जानना है, ठीक है, मुझे इस चैप्टर का जानना है, मुझे इस चैप्टर का टेस्ट लेना है, आपके लिए हर एक चैप्टर के लिए टेस्ट है यहाँ पे। देन यू रिवाइज एंड यू प्रिपेयर, आप उस चैप्टर को जाके थोरली अपना टेस्ट अपेयर कर सकते हैं। पूरा पूरा मॉक टेस्ट भी है ये, full test है। So guys, coming back to the discussion of the answer, so the question says that ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए बहुत एसेंशियल है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में एसेंस जो है वो कैसे मेंटेन होगा अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो, ठीक है। सो डेमोक्रेसी में वी डू नीड दीज पार्टीज फॉर अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन टू ऑफर पीपल अ प्रॉपर चॉइस, सो एंड सो फोर्थ. The next statement, however, says that the media plays a very important role in the making of these parties. Now, just think about it yourself, that I understand that the media does play an important role in generating a certain amount of awareness, maybe, but how would they form a political party, right? That is something that they cannot do, and that is why the reason should ideally be false over here. So the assertion is true, but the reason is false. So this is a big question. Democracies usually develop a procedure to conduct their competition. This reduces the possibility of these tensions becoming explosive or violent. No society can fully and permanently resolve conflicts among different groups. But we can learn to respect these differences and evolve mechanisms to negotiate the differences. Democracy is best suited to produce this outcome. In the context of democracies and their impact on social divisions, what is a fair expectation as discussed in the passage?
Democracies should produce a harmonious social life by accommodating differences and reducing the potential for explosive or violent tensions. In democracies, citizens are barred from being in the majority based on birth. Democracies can permanently resolve conflicts among different groups, or democracies often exacerbate the social tensions and divisions. So with this, I have finished the session now. I hope this was helpful. If you want more of these questions, I'll bring it for you. Just let me know in the comment section. Just write yes. More picture-based questions, and we'll do that. Okay? So with this, I'm gonna say bye, everyone. Bye bye, ciao. All the best for your preparations. All the best for your board examinations. I'm sure you guys are going to rock it. Just stay calm. You have enough resources to prepare everything, revise everything. और हम मिलते हैं बहुत जल्द. Till the next time, stay tuned and keep imbibing. हेलो एवरीवन, हेलो जी, कैसे हो भाई? एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं? जल्दी से एक बारी बता दो। हेलो जी सर, 2 को साइंस का पेपर आज सेम टाइम पर चले। ओहो, मैं भी आज का फिलहाल। सो गाइस, डेमोक्रेसी का काम क्या होता है? कोई भी प्रॉब्लम जो है उसे रिजॉल्व करना, हार्मनी प्रोवाइड करना। कभी भी इट्स नॉट द अदर वे। डेमोक्रेसी सिटीजन्स को चीज़ों के लिए बार नहीं करती है और फोर्स नहीं करती है। सिंपल सा काम है, लोगों को अकोमोडेशन देना, इंक्लूसिविटी पैदा करना और आपका सबको साथ में लेकर चलना, जैसे कि बेल्जियम का एग्जाम्पल भी हमने देखा हुआ है, राइट? चलो, तो अब हम बात करते हैं। कांग्रेस जो है वो सबसे पुरानी और सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी है। नेशनलिज्म इन इंडिया में भी हमने देखा है 1885 में फॉर्म हुई थी। सिंस इंडिपेंडेंस कई सारे नेशनल और भी ज़्यादा रीजनल पार्टीज भी फॉर्म हो गई हैं। बट क्या हमें डेमोक्रेसी में ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टी की? लेट्स लर्न मोर अबाउट दीज पॉलिटिकल पार्टीज। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या है? तो देखो, इस चैप्टर में ना कुछ बहुत 1-2 चीज़ें हैं जो हमें ढंग से समझनी है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कॉम्पोजिशन जो बेसिकली है, फीचर्स और आपके जो फंक्शन है बहुत सिमिलर भी हो जाएंगे। और द नेम ऑफ द पार्टीज एंड ऑल दोज डिटेल्स वो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थोड़ा काम आते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है जिनकी एक सर्टेन आइडियोलॉजी होती है कि सरकार और देश ऐसे चलना चाहिए, इस देश में इस चीज़ की कमी है, ये चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे सारे सेम सोच वाले लोग जो हैं वो इकट्ठे आ जाते हैं और एक पार्टी बनाते हैं इस आइडिया के साथ कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर जीत जाए तो हम सरकार फॉर्म करेंगे, ठीक है? तो political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. There are certain policies, there are certain programs, there are certain ideas that they agree and align with each other on, और उसे ही वो promote करते हैं for a collective good. They want the country to kind of progress in the same direction and move towards the same idea. ठीक है? Features क्या है? बहुत सिंपल है। फीचर है टू रिप्रेजेंट पॉलिटिकल व्यू टू अचीव पब्लिक गोल। पॉलिटिकल व्यू मतलब और पब्लिक गोल मतलब, पॉलिटिकल व्यू मतलब कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मैं किस चीज़ में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि सेक्युलरिज्म होना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ कि कैपिटलिज्म होना चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ कि पढ़ाई लिखाई से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए, जो भी है। मेरी ऐसे पॉलिटिकल व्यू जो भी है, देश को लेकर, नेशन को लेकर, फ्यूचर को लेकर, स्टेट को लेकर, सिटी को लेकर, सिटीजन्स को लेकर, वो सारे व्यूज़ प्रेजेंट करूँ, पॉलिटिकली जो है प्रेजेंट करूँ लोगों के सामने, और ये बताऊँ कि उससे कैसे मैं ग्रेटर गुड फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ। ये पहला काम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। दूसरा, वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती हैं, एसोसिएशन समझ लो जैसे फॉर्म करी हैं, बिकॉज दे आर कमिंग टुगेदर, राइट? एंड द आइडिया इज वेरी सिंपल. Why are they doing this? To contest elections to form government. So what do they do? How do they do? Why do they do? So what do they do is they come together, represent a political view. How do they do it? By forming organization. Why do they do it? Because they want to contest election to form government. Components क्या है political party के? Political party के 3 ही components होते हैं.
लीडर होता है, एक्टिव मेंबर होता है, फॉलोवर्स होते हैं। लीडर भैया जो प्रेजेंट कर रहा है पार्टी को, जो पार्टी का फेस है, जिसके नाम से आप पार्टी को जानते हो। देखो हमारे यहाँ पार्टीज को कोई जाने ना जाने, कैंडिडेट्स को लोग जानते हैं, और लोग पार्टी को एग्जैक्टली वोट नहीं देते हैं, लोग उन कैंडिडेट्स को वोट देते हैं जो उन पार्टीज के हिस्सेदार होते हैं और जिनसे उन्हें एसोसिएटेड फील होता है। एक्टिव मेंबर्स कौन हो गए? लीडर्स का काम बचे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करना, थोड़ी बहुत रैली करना, लोगों से इंटरैक्ट करना, ये सब कुछ होता है। अगर वही सारा ग्राउंड लेवल पे हो रहा काम भी करने लगेंगे तो फिर बाकी चीज़ें कैसे संभालेंगे? इट विल गेट डिफिकल्ट टू मैनेज। सो दे हैव अ लॉट ऑफ एक्टिव मेंबर्स हु टेक द डे टू डे केयर, डे टू डे स्टफ का केयर ऑन अ डेली बेसिस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड मेक इट हैपन। फॉलोवर्स कौन होते हैं? फॉलोवर्स वो लोग हैं जो सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग बाहर से अपना सपोर्ट देते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, पार्टी का नाम बढ़ाते हैं, पार्टी को प्रमोट करते हैं, ये फॉलोवर्स होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 3 components of a political party. So here comes your question. The question is, dash offered by election commission is to the recognized party. Party name, party symbol, all of the above, or party fund. किसी भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी को क्या ऑफर किया जाता है? क्लियर है? चलिए आगे। फिगर बनाओ जल्दी से। इलेक्शन कमीशन के द्वारा From the 27 top of a 7-meter high building, 7 मीटर की हाई बिल्डिंग। हालांकि वो पोर्शन इज समथिंग वी हैव स्टिल नॉट गॉटन इनटू इन टर्म्स ऑफ लाइक राइट नाउ इन द सेशन, बट अब तो बोर्ड एग्जाम्स की फाइनल तैयारी चल रही है, तो आप लोगों को इसका जवाब तो पता होना चाहिए। रहा होगा टावर, जाहिर सी बात है बड़ा रहा होगा, जब ही नीचे से आपने ऊपर देखा है, तभी आपने नीचे से ऊपर देखा है। हाइट बिल्डिंग की 7 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री चाहिए। यहीं से राम राम बेटा, अरे तेजस बेटा जन्मदिन की बहुत सो बच्चे, इलेक्शन कमीशन जो है नॉर्मली आपको रिकग्निशन ज़रूर देती है, ठीक है, मतलब आपको आइडेंटिफिकेशन, रिकग्निशन, ये सब कुछ देती है, लेकिन व्हाट वी हैव टू एक्चुअली रिमेंबर प्रॉपरली दैट दे ऑफर काइंड ऑफ विच इज़ अ डिफरेंट थिंग इज दैट दे गिव अ प्रॉपर सिंबल विच इज़ स्पेसिफिकली असाइंड टू दीज पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो क्या कर रही हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज को रिकग्नाइज करने के लिए एक एक्सक्लूसिव सिंबल ऑफर करती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिकग्नाइज पार्टी को ही की जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, इट वुड बी पार्टी सिंबल। ना पार्टी का नाम तो लोग खुद ही रखते हैं और फंड भी उन्हें खुद ही ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं फंक्शन की। काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज वन पार्ट दैट यू हैव टू बी वेरी वेल अवेयर ऑफ। यू हैव टू रिमेंबर 5 थिंग्स दैट पॉसिबली आर फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहला क्या है भैया, सबसे पहला काम तो उनको कॉन्टेस्ट करना है। इलेक्शन क्यों बने हैं, क्यों बैठे हैं पार्टी वहाँ पे? इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना, पार्टिसिपेट करने के लिए। और पार्टिसिपेट करके क्या करेगी? दूसरा फंक्शन भी बहुत सिंपल है, जीत गई तो सरकार बनाएगी, गवर्नमेंट रन करेगी, तो ये उनका दूसरा काम है। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं जीती तो क्या करेगी? तो ऑपोजिशन बनाएगी। तो 3 फंक्शंस जो हैं आपके लिए याद करना बिल्कुल भी जो है डिफिकल्ट नहीं होगा। वो ये है कि उनका काम है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, अगर जीत गई तो गवर्नमेंट फॉर्म करना, नहीं जीती तो अपोजिशन फॉर्म करना। x7√3 है, h निकालना है। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन तो हमें बड़े आराम से याद रहेंगे। इसके अलावा दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट मशीनरी।
जो सरकार बन रही है पॉलिटिकल पार्टी ही तो बना रही है, तो वही तो लोगों के लिए वो माध्यम बन रही है जो सारे गवर्नमेंट के सर्विसेज, प्रोग्राम, स्कीम्स, बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर सरकार बन गई और एक्सेसिबल नहीं भी है तो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स जिनकी सरकार है उनको आप कांटेक्ट करके कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा सकते हो कि भैया हमने वोट दिया है आपको, हमारा ये काम करवाओ, हमें मिलवाओ, हमारे लिए ईजी कराओ। सो दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट मशीनरी एंड द पीपल, सब दोनों को कनेक्ट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इलेक्शन जीतने के लिए उनको क्या करना होता है? इलेक्शन जीतने के लिए उनको कुछ प्रॉमिसेस करनी होती हैं, है ना। वो बताते हैं कि वो इलेक्शन जीत करके क्या क्या चीज़ों पे काम करेंगे, क्या उनका विजन है, वो विजन शेयर करते हैं। तो उसी विजन को सुन करके लोग इम्प्रेस अगर होते हैं तो उनको वोट देते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं, जिसे हम मैनिफेस्टो भी कहते हैं। तो ये मैनिफेस्टो बेसिकली बताता है कि व्हाट आर द policies or the programs that they will formulate if they do come into ruling. So they also offer the promises plus formulate the policies and programs once elected. ये भी उनका ही काम होता है, ठीक है। Now बच्चे पहले सरकार बनाना इतना डिफिकल्ट काम नहीं था। पहले लोग आराम से सरकार बना लेते थे, आराम से काम कर लेते और आराम से सब कुछ चला लेते थे। अब जो है सरकार बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, थोड़ी चेंज हो गई है सिनेरियो। फेडरलिज्म ज़्यादा प्रमोट हो गया है, पावर शेयरिंग ज़्यादा प्रमोट हो गया। और धीरे धीरे जब पहले क्या था कि पहले नेशनल पार्टीज ही ज़्यादा हुआ करती थी, सेम ही पार्टी अक्सर सेंटर और स्टेट्स के अराउंड भी हुआ करती थी, पर धीरे धीरे वक्त के साथ ये चीज़ बदल गई। बहुत सारी रीजनल पार्टीज आ गई जो रीजनल चीज़ों को एड्रेस करने लग गई, और इसकी वजह से जो बड़ी पार्टीज हैं वो अकेले अब सरकार बनाना उनके लिए डिफिकल्ट हो गया है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू फॉर्म गवर्नमेंट एज इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू प्रूव मेजॉरिटी। अगर आपने गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू प्रूव मेजॉरिटी। आपको बताना होगा कि हाँ भैया हमने सबसे ज़्यादा वोट्स हासिल किए हैं, हमारे लोग सबसे ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी जो है हमारा है और इसलिए हम सरकार बनाएंगे। और जो जितनी जल्दी करते हैं वो उतनी जल्दी सरकार बना लेगा। लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है? एक बंदे के पास नहीं जा रही है सारी वोट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं क्योंकि लोगों के पास डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट एस्पिरेशंस है। अब रीजनल पार्टीज भी हैं। सो अब क्या होता है कि इस वजह से एक नई फॉर्मेशन जो हम देख रहे हैं और काफ़ी स्ट्रांगली देख रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड, इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ लॉट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, है ना। कोलिशन गवर्नमेंट जिसमें आपका रीजनल और नेशनल बहुत ज़्यादा साथ में काम कर रही हैं स्टेट लेवल पर। एक ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम याद रखेंगे कि कैसे रीजनल पार्टीज़ की प्रेजेंस से नेशनल पार्टीज़ को अब अधिकतर कोलिशन में काम करना पड़ता है। इवन इफ दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ ऑन अ नेशनल लेवल, एट अ लोकल लेवल पीपल वुड प्रेफर टू हैव सम अदर पार्टी हु हैज़ द context of their problems at very individual personal level। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों चाहिए? अगर ये सरकार बनानी है, हम कह रहे हैं कि हमें लोकल लोग चाहिए जो सारी प्रॉब्लम्स को समझें, तो हम सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अलाउड तो है, ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हो, लेकिन अलोन सिर्फ और सिर्फ हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग, हैविंग यूनिफॉर्म पॉलिसी। यूनिफॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी एक्चुअली, यूनिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, यूनिफॉर्मेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशंस और द मेथड ऑफ गवर्निंग, uniformity of goals that people would be wanting, hence development। देखो हो सकता है कि एक इंडिविजुअल इलेक्ट हो रहा है क्योंकि उसे सोशलिज्म चाहिए, और एक इंडिविजुअल इलेक्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ के एरिया को भी लोगों को सोशलिज्म चाहिए था। एक जगह बंदा इलेक्ट हो रहा है क्योंकि उसे कैपिटलिज्म चाहिए और वहाँ के लोगों को भी कैपिटलिज्म चाहिए। अब ये दोनों थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा नेचर में, और ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है और हम मानकर चल रहे हैं कि एक एरिया में एक स्टेट की ये है, एक एरिया में एक स्टेट की ये बंदा रूल कर रहा है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रूल नहीं कर रही है। अब बताओ कैसे डेवलपमेंट होगी और कौन अकाउंटेबल होगा? सो होगा क्या कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स बहुत मोटिवेटेड है या एक पर्टिकुलर तरीके से काम करना चाहते हैं वो बहुत प्रमोट हो जाएंगे और दूसरी वाली नहीं होंगी। यहाँ पे चैलेंज क्या आ रहा है? यहाँ पे चैलेंज बहुत सिंपल आ रहा है कि अगर कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं
तो कोई यूनिफॉर्म डेवलपमेंट, एक यूनिफॉर्म गोल सीकिंग, अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई तो किसको एक एज अ होल आप इररिस्पॉन्सिबल पकड़ोगे? एक बंदे ने गड़बड़ी की वहाँ की, चला गया, हो गया, बात खत्म। तो कोई भी इंटायर नेशन के या इंटायर स्टेट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सिमिलर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हो सकता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत डेवलप कर जाए, दूसरी बिल्कुल ना करे, और कोई आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, यूनिफॉर्मेशन नहीं होगा, विच डजंट मेक सेंस। दैट इज व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि अगर कोलिशन में भी गवर्नमेंट बन रहा है तो लेकिन मेजॉरिटी जगह पे एक ही पार्टी के मेंबर्स है, तो आप किसी को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो। कुछ यूनिफॉर्मिटी है, एक डायरेक्शन, डिफाइंड गोल है जिसकी तरफ फोकस तरीके से लोग मूव करें। ठीक है, अब पार्टीज किस किस लेवल पे होती हैं? पार्टीज हमारी 2 लेवल पे होती हैं, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। सबसे पहले पार्टी बनने के लिए आपको करना क्या होगा? अपने आप को रजिस्टर करना होगा इलेक्शन कमीशन के साथ, तभी आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब ये चीज़ होती है 2 लेवल पे, जैसे मैं आपको बता रही थी, नेशनल और स्टेट। बच्चे, हमारा एक फेडरल सेटअप है। हमारा क्या है? फेडरल सेटअप है। हमने फेडरलिज्म में पढ़ा हुआ है, राइट? इंडिया इज अ फेडरल सेटअप। क्योंकि फेडरल सेटअप है तो हमारे पास 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, और 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होने की वजह से 2 लेवल पे इलेक्शंस भी होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट विधानसभा के इलेक्शंस, है ना? लोकसभा इलेक्शंस प्लस विधानसभा इलेक्शंस। अब ये होता है सेंट्रल लेवल पे और ये होता है स्टेट लेवल पे। कूल। तो इन दोनों में अब अलग अलग रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जो हम अभी पढ़ रहे थे, है ना? हमने थोड़ी देर पहले भी यही बात की कि दोनों जगह अलग अलग रिप्रेजेंटेशन चाहिए। क्यों दोनों जगह अलग अलग रिप्रेजेंटेशन चाहिए? क्योंकि सेंटर की डिमांड्स, लोगों से सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन अलग होती है। वहीं पे लोकल लेवल पे उन्हें कहीं ना कहीं चाहिए होता है जो उनकी प्रॉब्लम समझे, जो वहाँ का हो, जो लोकल रीजनल इश्यूज़ को समझे, एड्रेस करे और रिजॉल्व करे। तो इसी कॉन्सेप्ट से बनकर आया नेशनल पार्टी और लोकल पार्टी, रीजनल पार्टीज़ का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे नेशनल पार्टीज़ वो पार्टीज़ हैं जो पूरे स्टेट में कहीं पे भी आपकी जा करके वो करती हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। वेराज रीजनल पार्टीज़ आप अपने डिफाइंड स्टेट में या 1-2 स्टेट्स में अपना जो है सत्ता जमा कर रखती हैं, अपनी पकड़ बना कर रखती हैं और वहाँ पे परफॉर्म करती हैं। अब यहाँ पे रिकग्नाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है, और रिकग्नाइज्ड होने से किसके द्वारा रिकग्नाइज्ड होना है हमें? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन से जब आप रिकग्नाइज्ड होते हो तो उसकी बेनिफिट क्या है कि वैसे तो पार्टी की सिंबल होती है अलग अलग और इंडिविजुअल ही होती है ज़्यादातर, लेकिन हो सकता है किसी और को भी किसी दूसरे स्टेट में या कहीं पे आपका सिंबल दिया गया हो। लेकिन अगर आप रिकग्नाइज्ड होते हो तो आपको यूनिक सिंबल दिया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन, और कुछ और थोड़े बहुत प्रोविजंस एक बेनिफिट के तौर पे फॉर बीइंग अ रिकग्नाइज्ड पार्टी प्रोवाइड की जाती है रिलेटेड टू अदर पार्टीज। अब नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज्ड बनने के लिए कैटेगरीज डिफाइंड है, दोनों ही लेवल पे एक्चुअली कैटेगरीज डिफाइंड है। ये नेशनल लेवल की कैटेगरी है और ये स्टेट लेवल की कैटेगरी है। नेशनल लेवल पे ज़रूरी है कि जो भी पार्टी रिकग्नाइज हो रही है उसने एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल लोकसभा सीट्स जो हैं या असेंबली की सीट्स जो हैं वो जीती हो, या फिर 4 स्टेट में स्टेट असेंबली जीती हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 543 सीट्स में से 6% सीट्स एटलीस्ट इन्होंने जीती हो। अगर विनिंग पार्टी नहीं भी रही, अपोजिशन भी है, तो भी अगर उन्होंने 6% सीट्स कम से कम 543 सीट्स में से निकाली है, या फिर 4 स्टेट में वो उन्होंने इलेक्शन ही जीत लिया है, वहाँ मेजॉरिटी बन गए, तो इनका एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। और अगर मान लो ये दूसरा क्राइटेरिया, देखो 6% सीट निकाली है तो नेचुरली 4 सीट तो कम से कम लोकसभा की वैसे ही हो जाएगी, लेकिन अगर 4 स्टेट्स में जीती है तो उनको लोकसभा में भी कम से कम 4 सीटें फिर भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो वो पार्टी को रिकग्नाइज कर लिया जाता है नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे क्या होता है? 6% वोट जो है ना आपके स्टेट असेंबली इलेक्शंस में मिले होने चाहिए और कम से कम 2 सीटें जीती होनी चाहिए स्टेट असेंबली में।
तो ये दोनों क्राइटेरियाज याद रखेंगे। जब ये आपको याद हो जाए तो समझ लो जब ये फुलफिल होता है तो चाहे वो स्टेट पार्टी हो या आपकी सेंट्रल पार्टी हो, वो रिकग्नाइज कर ली जाती है। अब पार्टी सिस्टम कैसे कैसे होते हैं? 3 तरीके के पार्टी सिस्टम होते हैं इंडिया में। जैसे हम बोल रहे हैं कि इतनी सारी पार्टीज है, लोकल पार्टीज है, नेशनल पार्टीज है, अलग अलग तरह की पार्टीज है। यूएस में क्या होता है? 2 पार्टी होती है। ये 2 पार्टी आपस में इलेक्शन लड़ती है, कभी कोई जीतती है कभी कोई जीतती है। या कोलिशन का कॉन्सेप्ट एज सच होता नहीं है, क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही मेजोरिटी ज़्यादा मिल जाती है। फिर आता है 1 पार्टी सिस्टम। तो सबसे पहले 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम का मतलब है एक ही पार्टी होगी, वही पावर में आएगी। हो सकता है अगर छोटी मोटी और भी पार्टीज हो तो वो उसके ही अलाइज, उसके ही फ्रेंड्स, उसी की बिलोंगिंग पार्टीज होंगी। जैसे कि चाइना में होता है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। इसका एडवांटेज क्या है? गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, क्योंकि कोलिशन में या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रहा होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा होता है, सब जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके चक्कर में दूसरे इंसान को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, सो एंड सो फोर्थ। एज अ रिजल्ट ऑफ विच गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रह पाता। बट जब एक ही पार्टी ही है, उसके बाकी जो लोग हैं उसके अपने दोस्त ही हैं, तो एक ही इंसान की दादागिरी चल रही है एक तरीके से। तो एडवांटेज ये कि एक बार गवर्नमेंट बन गया तो जो भी उनका टर्म है उतने दिन तक रहेगा। लेकिन चॉइसेस कहाँ है? या ये डेमोक्रेसी जैसी साउंड नहीं करी। उस पार्टी से जो भी खड़ा होगा वही जीतेगा, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे उसी पार्टी से पार्टिसिपेट करना होगा, सेम आइडियोलॉजी फॉलो करना होगा। तो वेयर आर द ट्रू चॉइसेस फॉर द पीपल। 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है? सिर्फ 2 पार्टी होती हैं और बाकी अगेन छोटी मोटी 1-2 पार्टी होंगी जिनको थोड़े बहुत सीट्स मिलेंगे, बट मेजरली 2 पार्टी होती हैं। यही 2 पार्टी आपस में कॉन्टेस्ट करती हैं इलेक्शन, जैसे कि यूएसए में होता है। अगेन द गवर्नमेंट इज स्टेबल बिकॉज 2 पार्टी है, एक ही जीतेगी। ये कोलिशन तो यहाँ बनेगा नहीं, ये दोनों फुल ऑन अपोजिशन है। तो डिसएडवांटेज हो जाएगा कि लोगों के पास फिर से चॉइसेस थोड़ी सी कम रहेंगी। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है? मेनी पार्टीज हैव अ चांस टू कम टू द पावर टुगेदर और मे बी सेपरेटली। जैसे इंडिया की बात हो गई। एडवांटेज है पीपल आर गेटिंग इनफ एंड एम्पल अमाउंट ऑफ चॉइसेस विच इज मेंटेनिंग द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी अपनी रिप्रेजेंटेशन कभी भी हटा लेता है, दूसरे इंसान को परेशान कर देता है, या सरकार गिरती बढ़ती रहती है, तो स्टेबिलिटी कम रहती है थोड़ी। प्लस अगर अगली बार फिर कोई नई सरकार आ जाती है, कोई नया पार्टी आ जाता है, तो डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाती है, जो कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स में भी हमने पढ़ा है और समझा है कि एक पार्टी कुछ अच्छा चाह रही होती है स्कूलिंग के मामले में और दूसरी पार्टी जो आ रही है वो अच्छा चाह रही है मान लो हेल्थ केयर के मामले में। तो जो भी स्कूलिंग के प्रोग्राम पहले वाली पार्टी ने जो रूलिंग में थी उसने शुरू किया होगा, वो अब डिसकॉन्टिन्यू हो जाएगा, लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि नई पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी, उसके मेंबर्स अपने हिसाब से चीजें करने लग जाएंगे एंड दैट विल बिकम चैलेंजिंग। ठीक है। सो इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द पार्टी सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, दुनिया की अगर बात करें तो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। ठीक है। पार्टी सिस्टम्स एक्चुअली हम कर चुके हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में पार्टीज कैसे काम करती हैं, अगर उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। सबसे पहले आपको जा करके इलेक्शन कमीशन में करना है रजिस्टर। जब आपने रजिस्टर कर लिया, आपने बता दिया कि हाँ भैया हम पार्टी बना रहे हैं, ये हमारा सिंबल होएगा, ये हमारा नाम होगा, आप हमको रजिस्टर करो, हमें ऑफिशियली पेपर पे चढ़ाओ। क्योंकि अगर आप रजिस्टर नहीं होगे बच्चे तो ईवीएम में आपका नाम नहीं होगा, जो वोटिंग मशीन होती है उसमें नाम लाने के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। फिर सरकार आपको रिकग्नाइज करेगी और आपका नाम अपने आप वहाँ इलेक्शंस में डाल देगी। सो पार्टीज आर गिवन यूनिक सिम्बल्स। कुछ जो बड़ी पार्टीज है ना वो भी काफ़ी मतलब इट्स अ प्रॉपर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ वगैरह जो हैं कहीं ना कहीं मिल जाती हैं एक इंसान को। ठीक है। और गाइस 1 सेकेंड, ओके।
सो हर एक पार्टी को देश में अगर जीतना है तो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है कनेक्ट करना होता है। पार्टीज को यूनिक सिंबल दिया जाता है, बट ऑफ कोर्स अगर वो रिकग्नाइज नहीं है तो हो सकता है किसी और भी पार्टी को कहीं पे वो सिंबल दिया गया हो। कमीशन जो है कुछ स्पेशल फैसिलिटीज ऑफर करती हैं, जैसे हमने बताया रिकग्नाइज पार्टी को यूनिक सिंबल देना या फिर और भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों में हेल्प करना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिकग्नाइज्ड पार्टीज़ को मदद मिलती हैं बाकियों से। क्राइटेरिया जो है वो हमने पढ़ ही लिया है कि 6% जो है वो वैलिड वोट होने चाहिए, कम से कम 4 स्टेट्स के। शुड विन 4 सीट्स, कम से कम 4 सीटें उन्हें खुद जीतनी होती हैं लोकसभा इलेक्शन में। और एग्जाम्पल जिन्होंने ये किया है उसका हो जाता है कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, CPI, तृणमूल कांग्रेस। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? हमारे जिन्होंने आपका रिकग्निशन पा लिया है और अब रिकग्नाइज सीट्स की पार्टी की मज़े ले रहे हैं। ठीक है, अब इन पार्टी के बारे में एक एक करके इंडिविजुअली बात करते हैं। अगर हम वी हैव टू टॉक अबाउट दीज पार्टीज वन बाय वन इंडिविजुअली। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना है। इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्टी, सबसे पुराना पार्टी है ये इंडिया का। जवाहरलाल नेहरू जी के निरीक्षण में लीडरशिप में बना था और फिर वहाँ से मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक भी बन गया। इट रूल्ड कॉन्टीन्यूसली फॉर 1977 सॉरी मतलब टिल 1977, मतलब आज़ादी से लेके समझो 1947 ले लो या 50 ले लो, लगभग 30 साल तक हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस रहा। सब लोग कांग्रेस को ही वोट देते थे, हर जगह कांग्रेस ही रूल करता था। थोड़ी दिन के लिए तख्ता पलटा, बट पीपल वर मोर लाइक कि नहीं है कांग्रेस को ही आने दो। तो 1980 से 1989 वापस कांग्रेस आता है। पार्टी जो है सोशलिज्म और वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़ की बहुत ज़्यादा बात करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। इट इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी विथ 145 मेंबर्स इन लोकसभा इलेक्शंस इन 2004 टू 2019। तभी इनकी सरकार उस वक्त बनी हुई थी। Currently, it is an opposition and the most active and the first opposition in the parliament of the current government. Which of the following statement is true? इनमें से कौन सा statement जो है वो true है? One party system is good for democracy. Citizens of country choose their party system. जो सारे लोग एक दिन जग कर उठ रहे हैं उनको सोचो सुबह एक चिट्ठी आई हुई है कि आज आपको जो है पता करना है और बताना है। और मेरी कोशिश रहती है जो भी क्लास हो गाइस वन सेकंड, The number obtained by reversing the digit is 594. Number I'll just quickly drink water. obtained by reversing the digit is 594 less than the original number. अगर मैं उसको रिवर्स करता हूँ तो 594 छोटा हो जाता है original। हाँ जी, तो मैं कह रही हूँ कि एक दिन सिटीजन्स उठ रहे हैं, उनके घर पे चिट्ठी आती है कि आप पता कर लो और बता दो कि आपको देश में कैसा पार्टी सिस्टम चाहिए। आपको 1 पार्टी सिस्टम चाहिए, 2 पार्टी सिस्टम चाहिए, 3 पार्टी सिस्टम चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए। पार्टी सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू ओवर हियर? टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन। बहुत लंबा भी समय नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 2 दिन ले रहे हैं। काफ़ी सिंपल है। थोड़ा सा अपने लिए आप जो है ऑप्शन जज कर लो कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। 1 पार्टी सिस्टम अच्छा होता है, सिटीजन्स चूज करते हैं पार्टी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडिया में, या नन ऑफ द अबव। तो नंबर क्या बताओ? नंबर 100 A minus D plus 10D plus 1 A plus D हो जाएगा। रिवर्सिंग नंबर क्या होता? क्योंकि यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे तो 3 है। रिवर्सिंग नंबर क्या होता? रिवर्स अगर करता डिजिट्स तो रिवर्स तो सिर्फ 2 ही कर पाऊंगा, इन दोनों को कर दो रिवर्स। तो अगर रिवर्स नंबर करता तो 100 A plus D 10D plus 1 A minus D हो जाता।
ए होगा डी। अच्छा मैंने डी लिख दिया, ओहो सॉरी 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 सॉरी, गलती से मिस्टेक, सॉरी। Okay, and coming back, so options are kind of confusing over here to be very honest, right? लेकिन ऐसा है बच्चे कि ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है नेशन के कि कैसा सेटअप होगा। धीरे धीरे कॉन्टेक्स्ट के साथ अपने आप डिटरमाइन हो जाता है कैसी डेमोक्रेसी है, कैसी फिलॉसफी है, क्या लोगों की वांट्स है, क्या वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। मान लो कहीं पे 2 पार्टी सिस्टम शुरू हुआ और लोग उससे खुश नहीं रह रहे, तो अपने आप और ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे एंड इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग। सो नन ऑफ द अबव बिकॉज ऑफ दैट विल बिकम द करेक्ट आंसर। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स बिल्कुल चूज नहीं करते और ना ही 1 पार्टी सिस्टम जो है वो अच्छा होता है। सो बेसिकली दोनों ही गलत है। बीजेपी की बात करते हैं, 1980 में ये आता है बन करके भारतीय जनसंघ, ठीक है। तो उस वक्त क्या किस नाम से जाना जाता था? भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। wants to have complete territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India, which kind of in fact has also been done in some capacity. ये 1998 में as a leader of National Democratic Alliance, एक alliance फॉर्म हुई थी, उसके लीडर के फॉर्म में आए थे, ठीक है। और अब आखिरी बार 2014 और 2019, पिछले 2 टर्म से 10 सालों से हम कह सकते हैं, they have been emerging as the largest party with 303 votes in Lok Sabha, which they did in 2019 and they have been in power. Currently यही रूलिंग पार्टी है सेंटर पे। फिर आता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ATC। सो AITC का क्या है? 1998 में बहुत थोड़ा रिसेंट ही बनाया गया है अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। इट वाज रिकग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन 2016, जहाँ पे ये भी देखा गया है कि 2011 से ये लगातार बंगाल में पावर में है और ये 4th लार्जेस्ट पार्टी है आपके लोकसभा की। फिर हमारा आ जाता है बहुजन समाज पार्टी, विच वॉज फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम, जो कि दलित्स, आदिवासीज, OBCs, रिलीजियस माइनॉरिटीज, द बैकवर्ड कास्ट, द सप्रेस्ड वंस, उनके इक्वालिटी के आइडिया के साथ, आइडियोलॉजी के साथ काम करता है। इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार नायकर, BR अम्बेडकर, इनके उससे आपका जो है इंस्पिरेशन ड्रॉ होता है। मेन बेस इसका यूपी और उसके इन एंड अराउंड एरियाज इन जगहों पे है, ठीक है। इंडिया में हमने देखा है कि 7.5 पार्टीज जो है वो रजिस्टर्ड है विथ इलेक्शन कमीशन। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स दैट इंडिया हैज अराउंड मोर देन 750 पार्टीज व्हिच आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन? रेशो है मेरे पास, सम का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1d, दूसरे का है n/2 2a + n-1 इक्वल टू 7n + 1 अपॉन में 4n + 1। यही है। सर थके ना एक्चुअली में भाई, फ्राइडे में जो हो गया था फूड पॉइजनिंग, डॉक्टर भी बोले कि आपको फूड पॉइजनिंग, तो पेट में बहुत दर्द है, 5 दिन से दवाई खा रहा हूँ, 50% कम हुआ है, 50% अभी भी है। अब वो क्यों है? अगर कल तक ठीक नहीं हुआ तो थोड़े टेस्ट और कराने पड़ेंगे, थोड़े नहीं ज़्यादा ही कराने। समझ में नहीं आ रहा। सो गाइज हमारे पास एक्चुअली बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ और बढ़ती ही जा रही हैं, विच इज़ ग्रेट।
So, a quick reminder, do not forget to check out the Imbibe virtual lab experience because it will change the way you learn practicals, and practicals you will be able to in fact perform as well. Ghar baithe, a click away, and you will be able to learn by doing things. That's the beauty of this. So just go ahead and do it. Now moving on, Communist Party of India. So this was formed in 1925. ये बिलीव करती है मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म में, सेक्युलरिज्म में और डेमोक्रेसी में. ये बन गई थी एक्चुअली वीक बिकॉज 1925 में फॉर्मेशन तो हुआ था, लेकिन इनका दे वेंट थ्रू अ स्प्लिट. जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मल्टीपल टाइम्स हैज गॉन थ्रू स्प्लिट्स. दे हैव हैड स्प्लिट्स, दे हैव बीन ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट पार्टीज. मतलब उससे कुछ लोग निकल गए और एक नई पार्टी सिमिलर आइडियोलॉजी के साथ बना दी. सो ऐसा भी हुआ कि CPI जो है वो CPI-M में 1964 में ब्रेक होती है. जो भी इस लिस्ट में है उसके बारे में भी पढ़ेंगे. इनका बेस जो है केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ज़्यादातर पाया जाता है. Then the next party which got split from there, the Communist Party of India, Marxist, it was formed in 1964. ये बिलीव करती है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की आइडियोलॉजी में, सपोर्ट करती है सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड इज अगेंस्ट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. It has support in West Bengal, Kerala and Tripura. और वेस्ट बंगाल में कॉन्टिन्यूसली फॉर 34 ईयर्स दे हैव रूल्ड. तो 34 सालों तक लगातार इन्होंने रूल किया है. कहाँ पे? कम्युनिस्ट पार्टी मतलब वेस्ट बंगाल में. सो दे हैव बीन देयर, हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस. अब AITC आ चुकी है. देन नेशनल कांग्रेस पार्टी, नाम से समझ आ रहा है कि स्प्लिट कहाँ से हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1999 में. ये गांधीयन सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, इक्विटी में बिलीव करती है, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म में बिलीव करती है. ठीक है. मेजर पार्टी है महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर और असम में. It formed an alliance with Congress in Maharashtra and since 2004 has been a member of the UPA. जो alliance है कांग्रेस की, उसके बहुत important members रहे हैं. So now we are supposed to match the idea with the correct party. So this is not very difficult. You can always go ahead and have the correct match in your head. Then I'll do it for you and show it to you. पता लगेगा. देखो अगर नहीं समझ में आ रहा, 8 होना चाहिए, n-1/2 है. 8 होना चाहिए, n-1/2 है. दोनों को इक्वेट कर दो तो 16 इक्वल टू n-1 तो n इक्वल टू 17 आ जाएगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट n इक्वल टू 17. जब मैंने 17 पुट किया तो ये 16 आ गया, और 16 कह रहा हूँ 80 इक्वल टू 7 इंटू 17 प्लस 1, 4 इंटू 17 प्लस 27. जो आंसर है उसकी रेशो आ चुकी है. नोट कर लीजिए. 24/90 24/90 आ रहा है. चेक कर. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बोर्ड में आ रखा है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. 2 से डिवाइड, कंपैरिजन, n-1/2 आ रहा है. 8 चाहिए, दोनों को इक्वल रख लेना, वो n की वैल्यू में चाहिए. सर यहाँ तो वैसे भी पता लग रहा था, लेकिन वो अगर इसकी जगह वो आ जाता कि पीरियड टर्म चाहिए तो फिर कंपैरिजन करके ही वो n की वैल्यू निकलती है. सो गाइस, सेक्युलरिज्म का आइडिया नेशनल कांग्रेस का है. CPI जो है वो लेफ्टिस्ट पार्टी है. बहुजन समाज पार्टी जो है वो दलित्स और इन सारे लोगों की बात करती है, उनके बेटरमेंट की. और हिंदुत्व जो है वो आइडिया है BJP का. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आपको इन सब की आइडियोलॉजीज, फाउंडर मेंबर्स, ईयर्स थोड़े याद होने चाहिए.
अब हम आते हैं स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं। तो अब अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टीज आ गई हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी, सत्ता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बिजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट। सो बेसिकली पार्टीज जो इंश्योर कर ले रही हैं, रिकग्नाइज हो जा रही हैं, वो एक स्टेट में या एक दो और स्टेट्स में, जैसे आम आदमी पार्टी जो है, ऐसे कुछ और भी पार्टीज हैं जो अब धीरे धीरे रीजनल से जो है नेशनल भी बन रही हैं, या कुछ मल्टीपल स्टेट्स में अपना प्रेजेंस जो है वो बना रही हैं। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बाहर जाके डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में फाइट कर रहे होते हैं इलेक्शंस के लिए, और मतलब डेमोक्रेसी के लिए, और इंटरनल डेमोक्रेसी ही नहीं होती है। इनके जो अपने बड़े डिसीजन मेकिंग्स होती हैं उसमें जो लीडर होता है वो अकेले या कुछ बंच ऑफ लीडर्स होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। जो ग्राउंड लेवल पे एक्टिविस्ट्स पूरे टाइम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनको एक्चुअली इंक्लूड नहीं किया जाता है। सो दिस लाइक अ लॉट ऑफ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। फिर एक बड़ी प्रॉब्लम जो हम चैलेंज में फेस कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वो है कि अब पार्टीज ना ऊपर से देखो तो शायद तुम्हें ऐसा लगेगा कि अच्छा ये अलग बात बोल रहे हैं, ये अलग बात बोल रहे हैं, बट मोटा व्हेन यू गो इनटू द इंटरनलाइजेशन ऑफ द आइडियोलॉजीज ऑफ दीज पार्टीज, यू विल फाइंड इट टू बी वेरी वेरी सिमिलर। ऐसा लगेगा कि लगभग सब लोग सेम ही बात कर रहे हैं, विच मीन्स इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप दे आर नॉट रियली ऑफरिंग एनी मीनिंगफुल चॉइसेस टू पीपल। Then now what has started happening, people in order to win have started favoring candidates who come with money, या तो उनके पास पैसे हो या मसल पावर हो, कुछ गुंडागर्दी वाला जो प्रेजेंस होता है इन एंड अराउंड वो हो, और ऐसे लोगों को फेवर दिया जाने लग गया है इंस्टेड ऑफ द पीपल हु जेन्युइनली वांट टू वर्क फॉर द सिटीजंस और बी प्रेजेंट फॉर देम, सो एंड सो फोर्थ। एक दूसरी प्रॉब्लम और होती है फेवरिज्म की, जो कि अपने पहचान के लोगों के लिए होता है। मेरा बेटा है, मेरे फूफा जी का लड़का है, मेरे दोस्त का बच्चा है, तो यानी कि पहचान के लोग जो हैं उनको अब इम्पॉर्टेंट पोजीशंस दी जा रही है पार्टीज में, उनको टिकट्स दिए जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ पीपल हु आर रियली वर्किंग ऑन द ग्राउंड लेवल एंड हु आर डिजर्विंग एंड हु शुड बी गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी एंड हु हैव बीन वर्किंग फॉर द पार्टी, दे डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी। एंड डायनेस्टिक सक्सेशन यानी कि फ्रेंड्स एंड फैमिली नेपोटिज्म किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट पोस्ट विद इन द फैमिली इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई इलेक्शन नहीं होता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ फेस किए गए हैं। रिफॉर्म्स की बात की जाए तो पहले ऐसा भी होता था, बच्चों के इलेक्शंस हो जाने के बाद, अपनी सीट जीत जाने के बाद अगर मन की मिनिस्ट्री ना मिली तो लोग ना बदल देते थे अपनी पार्टी। यानी कि अगर मान लो कि मैं बीजेपी में हूँ और मुझे अपनी मन की, एक्चुअली आई विल नॉट टेक द नेम बिकॉज ये वो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल, दिस इज नेवर रियली हैपन, इट्स नॉट लाइक अ फैक्ट और एनीथिंग। सो बेसिकली ऐसा होता था कि पार्टी ए का कोई मेंबर है, उसे पार्टी ए में मान लो मनचाही जो है सीट नहीं मिल, मनचाही मिनिस्ट्री नहीं मिल रही है, या मज़ा नहीं सही लग रहा है, उनकी रेल पटरी पे बैठ नहीं रही है, तो वो क्या करते थे, वो या उनके जैसे और भी जो लोग हैं वो स्विच कर लेते थे। क्या स्विच कर लेते थे? पार्टी स्विच कर लेते थे। अगर दूसरी पार्टी उनको अच्छा पैसा ऑफर कर रही है, अच्छी मिनिस्ट्री ऑफर कर रही है और लालच दे रही है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर मान लो ये पार्टी 25 सीट से एक्स्ट्रा बना करके मेजॉरिटी कर रही थी और ये 25 लोग इधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो अभी दूसरी पार्टी मेजॉरिटी बना लेगी और उनकी सरकार बन जाएगी। तो इसको डिफेक्शन कहते हैं। पहले ये डिफेक्शन बहुत देखा जाता था, तो फिर गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया, हमारी जुडिशरी ने रियलाइज़ किया कि इस वजह से क्या हो रहा है, अगर ये लोग चेंज कर दे रहे हैं अपनी पार्टी, तो जो लोगों का चॉइस है उसे प्रॉपर जो है रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। पीपल हैव चोजन अ पर्टिकुलर पार्टी, इसी से वहाँ पे लोग जीते थे, लेकिन अब लोग पार्टी बदल कर दूसरे पार्टी में चले जा रहे हैं, तो वो जो चॉइस है लोगों की वो हार जा रही है, डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं हो रही है। तो एक एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया, जहाँ पे साफ बोला गया कि अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अपनी कैंडिडेचर चेंज करता है, पार्टी बदलता है, तो बेसिकली उसकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। वो बेशक चाहे तो दूसरी पार्टी में चला जाए, लेकिन जो उसकी पोजीशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो चली जाएगी। तो उनको कोई मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी, वो दूसरे पार्टी के कोई काम नहीं आएंगे। इस वजह से डिफेक्शन जो है वो लिमिट होगा या कम होगा।
कैंडिडेट्स को एफिडेविट देना होता है, कैंडिडेट्स को जो है डिस्क्लेमर, एक अनाउंसमेंट देना होता है, वो कितने क्वालिफाइड है, उनके ऊपर कोई केस है कि नहीं, वो कितना इनकम टैक्स ऑफर करते हैं, ताकि लोगों को पता हो कि वो जिसके लिए वोट कर रहे हैं क्या वो पढ़ा लिखा इंसान है, क्या वो जो है आपका मतलब उसके ऊपर कोई केस है, क्या वो क्रिमिनल है, भले प्रूव हुआ हो या ना हुआ हो, बट पीपल शुड बी अवेयर, दे शुड नो हु दे आर चूजिंग, राइट। अदर चॉइस, अदर थिंग इज कि अच्छा ठीक है, मुझे पता चला कि इंसान कितना टैक्स देता है, दिस पर्सन कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ मनी, विच मीन्स दे विल probably not be here for corruption, they would want to work for the people, or maybe they will not understand our problem, we are poorer because they come from a rich background, or the other way around। ऐसे आप परसेप्शन बनाते हो इंसान के बारे में बेटर जान करके कि आप किसको वोट करने जा रहे हो, ठीक है। देन ऑफ कोर्स टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, ऑर्गेनाइज करके आपस में इलेक्शंस होल्ड कर रहे हैं, एंड यू नो अगेन सिटीजन्स का यहाँ पे फिर ट्रू चॉइस नहीं रह जाता है। एंड पार्टीज ऑल्सो हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। पहले क्या था कि आपको फंड्स आ रहे हैं, आपने फंड्स के नाम पे कितना भी उठा लिया, कितना भी उड़ा दिया, अब आप दिखाते हो कितने फंड्स आ रहे हो, उस पर टैक्स फाइल करते हो। और भी सजेशन है सिस्टम को बेटर करने के लिए, जैसे कि लॉज है टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पार्टीज, पार्टी में जो भी इंटरनली चल रहा है उसको बेटर करना। 1/3 टिकट्स जो है वो औरतों के लिए रिजर्व करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन औरतों की बढ़ सके। स्टेट फंडिंग जो इलेक्शंस को आते हैं वो प्रोवाइड करना, यानी कि फंड्स जो है अभी बाहर से आ रहे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज छोटे लोगों को हो जाता है। छोटे लोगों को मतलब जो छोटी पार्टी है, जो रिकग्नाइज नहीं है, इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, नई फॉर्म हुई है, लेकिन जनरली लोगों के लिए काम करना चाहती है, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है इनको ज़्यादा फंड नहीं मिलता है, तो ये डिसएडवांटेज पे वैसे ही आ जाते हैं रिलेटेड टू द बिगर पार्टीज, बिकॉज वो भर के कैंपेन कर रहे होते हैं, जो मर्जी आ रहा होता है कर रहे होते हैं, उनके पास ज़्यादा शोर शराबा ज़्यादा दिखाई दे रहा होता है, विजिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, तो वो उनके फेवर में काफ़ी काम करती है। एंड फाइनली एसेंशियल एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, कि कुछ बोल दो कि 8th स्टैंडर्ड तक कम से कम पढ़े लिखे हों, या लोग उस चीज़ को फेवरिज्म देने लग जाएं, तो वो काफ़ी बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पॉलिटिकल पार्टीज कर लिया है रिवाइज। अब हम बढ़ते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ। अब बच्चे देखो, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी किस चीज़ की बात करता है। आपने क्लास 9th 8th 6th 7th 8th 9th में जो भी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज अ कंक्लूसिव चैप्टर टू दैट, ठीक है। जैसे डेमोक्रेटिक राइट्स वगैरह भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, वो सब जो हमने पढ़ा है उसका यहाँ पे आप समझ सकते हो कि एक तरीके से हम कंक्लूजन कर रहे हैं। कैसे कंक्लूजन कर रहे हैं, तो आउटकम्स क्या होने चाहिए, क्या वो रिजल्ट्स हैं जो आप डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हो। तो डेमोक्रेसी के बारे में सब कुछ जो पढ़ते आए हो उसके बेसिस पे ही एग्जामिन करोगे, इसलिए ये कंक्लूसिव चैप्टर बन जाता है। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी। सबसे पहले डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे सिटीजन्स आर एट द सेंटर ऑफ द पावर, दे मेक द मेजॉरिटी डिसीजंस एंड दे आर अ पार्ट एक्टिवली ऑफ द डिसीजन मेकिंग, दे चूज देयर गवर्नमेंट दैट विल गवर्न द नेशन, राइट। So democracy is basically of the people, form of government which is of the people, for the people and by the people, right। तो डेमोक्रेसी पर्पस क्या सर्व कर रही है, क्यों लोग इतना डेमोक्रेसी करते हैं। तो डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स के बारे में अगर बात करना है, डेमोक्रेसी की अच्छाइयों के बारे में अगर बात करना है, तो हम क्या बोलेंगे, वो प्रमोट करती है इक्वालिटी, ठीक है। इट प्रमोट्स इक्वालिटी, व्हाट इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि आप कोई भी हो, आपका पॉलिटिकल पावर जो है वो बराबर होगा सबके। एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। क्या करेगा, इंडिविजुअल इंसान की डिग्निटी को इन्हांस करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्हांस करता है, क्योंकि कोई भी जो इंसान है वो अपने मर्जी से मतलब उसे किसी भी बात का भेदभाव फील नहीं होता है, महसूस नहीं होता है। आप समझ रहे हो, आप किसी भी इकोनॉमिकल, किसी भी पॉलिटिकल, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आते हो, लेकिन जब आप एज एन इंडियन सिटीजन आते हो, आपके पास उतने ही पावर्स है जितने पावर दूसरे इंसान के पास है। तो अगर आप एक गरीब इंसान हो और एक अमीर इंसान के बगल में खड़े होते हो, तो भी आपकी डिग्निटी इन्हांस हो जाती है। आप पढ़े लिखे नहीं हो पर एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, उसके सामने आपको शाई फील होगा, ऑकवर्ड फील होगा, नहीं, आपको लगेगा हम दोनों के जो वो है पावर्स है वो बराबर हैं, तो वो इन्हांस हो जाती है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डेमोक्रेसी कैसे डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो नेगोशिएशन पे और डेलिब्रेशन पे बेस्ड है। और फिर क्या कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट डिजिट्स का प्रोडक्ट,
नेगोशिएशन और डेलिब्रेशन मतलब लोग जितने भी इलेक्टेड हैं, एक तो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स अपने जनता के इमोशंस को, उनके डिमांड्स को, उनकी नीड्स को, उनके रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं और प्रेजेंट करते हैं इस डिसीजन मेकिंग में। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है, एक दो लोग नहीं कर रहे हैं, जितने रिप्रेजेंटेटिव है पूरी जनता के वो सारे आके कर रहे, तो वो हर तरह का अपना जो भी उनका सोच विचार है उसको प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद डिस्कशन होता है क्या सही है क्या नहीं है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है गलत डिसीजन लेने की वो काफ़ी डिक्रीज कर जाती है और डिसीजन मेकिंग काफ़ी इंप्रूव कर जाता है और काफ़ी रेलेवेंट होता है लोगों के लिए। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो इंक्लूसिव होती है नेचर में। अनलाइक व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका, थिंग्स लाइक बेल्जियम आर डन इन डेमोक्रेसी, है ना। लोगों में किसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, सबसे ज़्यादा सब लोगों को फायदा हो, ऐसा सोच करके रिजॉल्व किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो, लोग इकट्ठे होकर के चल सके, बढ़ सके। एंड अलाउज अ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, यानी कि अगर लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने जो नया गवर्नमेंट बनाया वो पसंद नहीं आ रहा है, सही नहीं लग रहा है, तो दे कैन ऑलवेज चेंज देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन। सो नोबडी इज कंसिस्टेंट। तो ये बुरा साउंड कर सकता है बट अच्छा एडवांटेज ये है कि अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो आप उसको दोबारा इलेक्ट कर सकते हो, बट अगर वो अच्छा नहीं है तो आपके पास, सिटीजन्स के पास पावर है ये बदलने का। वो फंस नहीं जाते हैं मोनार्की की तरह, डिक्टेटरशिप की तरह। सो डेमोक्रेसी हेंस इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर ऑल्टरनेटिव लाइक मोनार्की बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस। ठीक है, ओके। अब हम बात करें एक्सपेक्टेशन की। सबसे पहले ये बताओ आउटकम्स कहाँ से निकलेगा। आउटकम क्या होता है? आउटकम होता है रिजल्ट। रिजल्ट किस बेसिस पे आता है? रिजल्ट इस बेसिस पे आता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उम्मीद क्या है, होप्स क्या है। जो होप्स होते हैं उसी के बेसिस पे आप रिजल्ट को असेस करते हो, ठीक है, आप एग्जामिन करते हो। तो नॉर्मली हमारी डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन है कि सबको पावर मिले, सबकी बराबरी हो, पॉलिटिकल बराबरी हो, सोशल बराबरी हो, इकोनॉमिकल बराबरी हो, ये सब एक्सपेक्टेशन है। इनमें से जो जो चीज़ फुलफिल होती जाएगी, ठीक है, सक्सेसफुली, वो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी बनती जाएगी, प्रोवाइडेड दैट दोज आर लेजिट एक्सपेक्टेशंस व्हिच डेमोक्रेसी इज सपोज्ड टू रिजॉल्व। जैसे इकोनॉमिक इक्वालिटी डेमोक्रेसी क्या कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बच्चे नहीं दे सकता है सच, वो बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। सो द आइडिया इज टू ब्रिंग सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी टू सॉल्व ऑल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी कांट सॉल्व ऑल एक्सपेक्टेशंस इज व्हाट द रियलिटी इज। क्योंकि डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, डेमोक्रेसी एक टूल है, एक बेनिफिशियल टूल है जिसे हम अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेहतरी के लिए घुमा सकते हैं, सरकार को, देश को बेटर चला सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। डेमोक्रेसी वो कंडीशंस क्रिएट कर सकता है जिससे हम सब अचीव कर सकते हैं, जहाँ पे मैजिक या मिरेकल हो सकता है, बट वो सिर्फ कंडीशन क्रिएट करेगा। अल्टीमेटली इट इज़ द सिटीजन्स and the rulers who have to figure out that how are they making this magic happen. So अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की, यानी कि what are the factors which has in fact fulfilled as an outcome and the democracy has given it to us as a result. ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड लेजिटिमेसी। अकाउंटेबल का मतलब क्या है? अकाउंटेबल का मतलब है रिस्पॉन्सिबल होना, आंसरेबल होना, जवाबदेही होना। अगर कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ सही नहीं जा रहा है तो मुझसे सवाल पूछा जा सकता है, मुझे उस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो जब सरकार को पता है कि उन्हें किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वो ज़्यादा सतर्क होकर काम करेंगी, क्योंकि उनसे लोग क्वेश्चन पूछने के लिए खड़े हैं। और सिटीजन्स को, अपोजिशन पार्टी को, इन सब को अलाउड होता है कि सरकार क्यों कर रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उस पर उसे अकाउंटेबल होल्ड करे, उसे उस पर रिस्पॉन्सिबल होल्ड करे। सो गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। It allows the citizens to take part in decision making. ठीक है, डिसीजन मेकिंग में सिटीजन्स को हिस्सा लेने में मदद करती है।
ट्रांसपेरेंसी इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देयर इज ट्रांसपेरेंसी, सारी चीज़ें, हालांकि ये पूरी तरीके से फॉलो नहीं होती है, वो डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे हम, बट आइडियली डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेड है कि सरकार जो भी करे बिल्कुल सफाई से सिटीजन्स को बता दे। गवर्नमेंट टेक्स ऑल प्रिकॉशंस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने के पहले सरकार सारी तरीके की प्रिकॉशन जो है वो लेती है, हर एक तरीके की इस चीज़ को ध्यान में रखती है कि सिटीजन्स को प्रॉब्लम ना हो, सिटीजन्स के फेवर में है, सिटीजन्स को अकोमोडेट कर रही है, उनके नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो ज़रूर है, लंबा ज़रूर है, लेकिन क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बेटर होता है। जैसे कि डिक्टेटरशिप की अगर हम बात करें, या मोनार्की की अगर हम बात करें, इन दोनों में क्या है, कोई भी ऑटोक्रेटिक रूल की बात कर लो, ऑटोक्रेसी है और सिंगल रूलर है, एक इंसान है, नो पावर शेयरिंग, वो इंसान के पास ही सारा पावर है, ऑटोक्रेट है वो, उसने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया। अब देखो, एक इंसान को जब डिसीजन मेकिंग करनी है ना, तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसने अकेले अपने आप से जो लगा 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते भर में डिसाइड कर लिया। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, चैलेंज आता है इस डिसीजन के साथ बहुत ज़्यादा। चैलेंज ये आता है दैट इट मे बैकफायर, क्योंकि वो वेल थॉट थ्रू, डिस्कस्ड, हर एक तरह का परसेप्शन इंक्लूडेड नहीं होता है। तो ये डिसीजन फास्ट ज़रूर होगा, लेकिन बेस्ट होगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इस डिसीजन के फेल होने की, बैकफायर होने की प्रोबेबिलिटी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वही डेमोक्रेसी में क्या होता है, इतने नेगोशिएशन, डिस्कशन, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स की इंक्लूसिविटी की वजह से डिसीजन मेकिंग स्लो डाउन ज़रूर होता है, लेकिन पूरी तरीके से गलत नहीं होता है। अलग अलग परसेप्शंस आते हैं, ज़्यादा बेटर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, नेगोशिएशन होता है, डेलिब्रेशन होता है। तो इंक्लूसिविटी वाली, आपकी अकोमोडेटिव जो है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग वाली, जितने लोगों के लिए बेहतर हो सके वैसी वाली डिसीजन मेकिंग की जाती है। सो द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज बेटर इवन इफ इट इज स्लो एंड टेक्स टाइम। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, जो आपकी तरफ रिस्पॉन्ड करे, आपकी रिक्वायरमेंट्स को, आपके आस्क को मीट करे, जो सिटीजन्स की नीड को फुलफिल करे, ठीक है, सुने जनता की आवाज़। सो पीपल हैव द राइट टू होल्ड प्रोटेस्ट, ऑर्गेनाइज रैलीज, फोर्स गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड। इफ पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, citizens have the right to show their displeasure, question them, and the government is then supposed to give answer, because they also know that if they do not give the answer, next time they are not going to be elected, and that is something that they can't deal with, right? So time to time new laws are also made to improve the conditions of the people, right? Fundamental rights देना, कुछ और basic rights देना, जैसे कि right to privacy दे देना, right to information दे देना। fundamental right नहीं भी है तो ये कुछ ऐसी rights है जो constitutionally grant की जाती है और guarantee की जाती है citizens को, जो उनके लिए equality पाने में, इंसाफ पाने में, जवाब पाने में, clarity पाने में, democracy में अपने power को feel करने के लिए हेल्प करती है। सो दैट्स रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। देन यू हैव लेजिटिमेट गवर्नमेंट, which means a proper legal government which has been formed with proper rules and regulations, not like कि monarchical system है, hierarchical system है, एक लेवल के रूलिंग के बाद दूसरा जनरेशन रूल कर रहा है। नहीं, सरकार जो है लोगों के द्वारा चुनी जाती है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन से चुनी जाती है, उनके पावर्स जो है प्रॉपरली प्रिस्क्राइब्ड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी रूल बाय लॉ से अबाइड करती है। पीपल की अपनी सरकार होती है क्योंकि उन्होंने चुना होता है, अपने वोट से अपने पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग को ट्रांसफ़र करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और जो है इसीलिए पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे सिटीजन्स के ट्रस्ट को एंजॉय करते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो रिजल्ट है अगर हम उसे असेस करें, बच्चे जितने ज़्यादा आउटकम्स अचीव होंगे उतनी ज़्यादा बेटर डेमोक्रेसी होगी। ठीक है,
जितने ज़्यादा आउटकम्स अचीव होंगे उतनी बेहतर डेमोक्रेसी होगी। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है, लेकिन डेमोक्रेसी अच्छी है, गुड है, बैड है, डूएबल है कि नहीं, क्वालिटी कैसी है डेमोक्रेसी की, वो इन आउटकम्स के बेसिस पे ही हम असेस करते हैं। सो डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन इज़ अ प्रॉब्लम। तो अगर रिजल्ट की बात की जाए, आउटकम्स की बात की जाए सक्सेस के टर्म्स में, तो हमने ये देखा है कि जो भी रिजल्ट्स हैं वो सारे पूरे डिलीवर नहीं होते हैं। देर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस दैट देर आर विथ डेमोक्रेसी, देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स दैट इज देयर विथ डेमोक्रेसी। जैसे ट्रांसपेरेंसी की प्रॉमिस की जाती है लेकिन ढंग से मेंटेन नहीं की जाती है। कई बार जो है लोगों की डिमांड्स नहीं सुनी जाती है, विच लीव्स द पीपल फ्रस्ट्रेटेड इवन इफ दे विल बी चेंजिंग द गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स दे डू नॉट हैव एनी प्रॉपर ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, और इवन इफ दे डू, लेकिन फिर भी उसके पहले वो पूरे टर्म में अगर नहीं सुन रही है सरकार तो आपको फिर भी उसके साथ बेयर करना है, राइट। प्लस डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा टेल्स ऑफ करप्शन है जो हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन अगेन करप्शन इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एक्सक्लूसिव टू डेमोक्रेसी। करप्शन इज समथिंग विच हैज़ बीन फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। और भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे इसको विटनेस किया गया है, ठीक है। अब असेस करते हैं डेमोक्रेसी को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बिफोर आई मूव ऑन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, लेट्स क्विकली हैव अ क्वेश्चन over here. A democratic government is much better than a non-democratic. Why? Because of the overwhelming support for the idea all over the world to ensure economic growth, ensure quality among the people, quality of decision making, ensure equality among people, or lead to just distribution of goods and services. Why do you think democratic government is taken to be better than the non-democratic government? हम ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट नहीं है लेकिन बेटर है, तो क्यों बेटर है? क्या बेहतर है जो डेमोक्रेसी में हो रहा है जो उसे बाकी सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर बना रही है, जो बाकी सरकारों में, बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है? कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई एक बार आज। तो ये हो गया 500 में से 250 गया तो 250 हो गया। ये 35 माइनस का तो प्लस 35 हो गया। ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 296 हो गया। इधर कर लेते, एक्स स्क्वायर उधर ले गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 35x और कितना बचा 46। क्या यही है क्या? क्या यही बच रहा है कि कुछ और बच रहा है भाई? 46 23 और 2 ही बनते हैं, 35 तो आ नहीं रहा, तो कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर? आपने 40 में से 2 कॉमन लेके 10 लिख दिया। कहाँ पे बेटा? 2 नहीं 4 कॉमन लिया ना बेटा, 4 लिया ना, 4 से डिवाइड किया ना दोनों तरफ, 4 था ना। फिर से चेक कर लेता हूँ, तो इसमें से लिया। So guys, we have just understood that one of the outcomes in itself is that it ensures equality among the people, right? Political equality एक वो चीज़ है जो गारंटी करती है डेमोक्रेसी, और वही उसकी सबसे बड़ी आउटकम है, और वही डिग्निटी प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को, राइट? सो दैट विल बी देयर। Now रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, यानी कि इकोनॉमिक इक्वालिटी की जब बात आती है तब क्या? देखो बच्चे, डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड है पॉलिटिकल इक्वालिटी पे। डेमोक्रेसी कभी प्रॉमिस नहीं करती है कि वो इकोनॉमिकल इक्वालिटी को हटाएगी, ठीक है। गरीबी हटाना उनका इंटेंट ज़रूर है, लेकिन ये डेमोक्रेसी का आउटकम नहीं है।
तो अगर हम इस चीज़ पे असेस कर रहे हैं तो वो गलत होगा। डेमोक्रेसी को ऐसे सिचुएशंस डेफिनेटली क्रिएट करने चाहिए जिससे लोग जो हैं अपना बेटर इंप्रूवमेंट कर सके इकोनॉमिकली, बट टू असेस वेदर पीपल आर इकोनॉमिकली इक्वल और नॉट इन अ डेमोक्रेसी वुड नॉट बी द जस्टिफाइड थिंग टू डू। सो लो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, मतलब डेमोक्रेसीज वैसे पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर वोटर्स जो हैं वो एक्चुअली लो इनकम सोसाइटी से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, लोअर स्ट्रैटा से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, ठीक है। However, they are being constantly ignored and they have been constantly dealing with the problem of furthermore declining income. So despite of the fact that these are the people who participate more, उनके नीड्स को, उनके लाइक फूड क्लॉथिंग, हाउसिंग, ये सब बहुत ज़्यादा एड्रेस नहीं किया जाता है, बहुत एडिक्वेट स्टेप्स के साथ इसको प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं किया जाता है। बट ये डेमोक्रेसी की नहीं, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स की प्रॉब्लम है। सो जो गैप है और डिस्पैरिटी है बिटवीन द रिच एंड द पुअर ईदर कीप्स इंक्रीजिंग और इज कॉन्स्टेंटली सस्टेन्ड। अल्ट्रा रिच पीपल जो है वो फेयर शेयर ऑफ वेल्थ ज्वाइन करते हैं, वेयर एज द पीपल हु आर एक्टिवली पॉलिटिकली पार्टिसिपेटिंग दे आर गेटिंग नथिंग और दे आर गेटिंग पुअर और फर्दर अहेड। सो एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज वॉट वी हैव सीन, प्रॉबली बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ द what do you say, corruption. There could be multiple reasons to it, but that has not been an outcome. लेकिन सोशल डाइवर्सिटी की अगर देखी जाए तो वो आउटकम जो है डेफिनेटली अचीव की गई है। 1 सेकेंड, या इकोनॉमिक आउटकम में वन मोर थिंग दैट आई वांट टू इंक्लूड यू गाइज इज द फैक्ट दैट हम ये देखते हैं कि डिक्टेटरशिप, जैसे एक ये रिजल्ट देखा गया है कि डिक्टेटरशिप में जो है आउटकम इकोनॉमिक ग्रोथ की वो बेटर है देन दी अदर फॉर्म लाइक डेमोक्रेसी। तो जब इस चीज़ को स्टडी किया जाता है तो ये भी नोटिस करना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती है। ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशन, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, इन सारी चीज़ों से मैटर करती है। तो अगर हम सिर्फ इस बेसिस पे कह रहे हैं कि अरे डेमोक्रेसी में तो कम इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और डिक्टेटरशिप में ज़्यादा हो रहा है, ये जस्टिफाइड नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो डिफरेंस है वो भी मार्जिनल है, यानी कि बहुत बहुत थोड़ा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि मेगा डिफरेंस है कि आपको लगे कि ओ भाई डिक्टेटरशिप में ऐसा और डेमोक्रेसी में तो ऐसा है, इतने ज़्यादा का फ़र्क है, ऐसा भी नहीं होता है। डिक्टेटरशिप में और आपकी डेमोक्रेसी में बहुत ही मार्जिनल फ़र्क है। तो जब आप बाकी एडवांटेजेस को देखते हो जो डेमोक्रेसी ऑफर कर रही है, तो फिर आपको यही लगता है कि अगर ये मार्जिनल डिफरेंस है जो कि ऑब्वियसली और भी बाकी चीज़ों से बहुत अफेक्टेड है, ना कि सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो फिर हमें लगता है कि डेमोक्रेसी ही बेटर है। ठीक है, सो लो सेक्शन वाला हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी की। वन थिंग दैट डेमोक्रेसी डज ऑफर इज सोशल इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी की तरफ कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही होती है क्योंकि दे ट्राई टू प्रोवाइड पॉलिटिकल इक्वालिटी टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटी, विच मीन्स इक्वालिटी अचीव करने की कोशिश की जा रही है। बट ऑफ कोर्स इट इज ऑन द पीपल to determine whether they want to give up on the social differences or not, or do they go ahead with these differences. So one thing we have to understand is that there is no society in the world which will exist without conflicts, जो conflicts के बिना exist करती है। कोई भी सोसाइटी फुल्ली और परमानेंटली अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर सकती है, हमेशा कुछ ना कुछ इशू चलेगा, इवन व्हेन एवरीथिंग इज सेम। यानी कि सोशल डाइवर्सिटी और चेंजेस के बाद कॉन्फ्लिक्ट हो वो अलग बात है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि तभी हो। कॉन्फ्लिक्ट कभी भी कहीं भी हो सकता है और होता है। लेकिन डेमोक्रेसी क्या करती है, इंक्लूजन लेकर आती है और इस वजह से स्टेबिलिटी आती है और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो बेटर हो पाता है। कैसे?
It maintains the dignity of people by providing them of course equal treatment. अगर इन्होंने सोशल चीज़ के बेसिस पर डेमोक्रेसी भी ट्रीटमेंट चेंज करने लगे तो पंगा हो जाएगा. अब आपको लगेगा कि मैम यहाँ पे तो रूल ऑफ मेजॉरिटी होता है, तो इक्वल ट्रीटमेंट कैसे हुआ, मेजॉरिटी जीत रही है. लेकिन ये जो मेजॉरिटी है ये कोई सोशल ग्रुप की मेजॉरिटी नहीं है. इट इज़ अ मिक्सचर. ये क्या है, ये एक मिक्सचर है जो सब साथ मिल करके इस चीज़ को अचीव करे. सो इट शुड बी रूल ऑफ मेजॉरिटी बट नॉट मेजॉरिटी कम्युनिटी. सोशल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है. इट अकोमोडेट सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. ये सारे जो फ़र्क हैं लोगों में, डिफरेंसेस हैं, डिविजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अकोमोडेट करके चलती है. एक सबसे बड़ी बात जो ये है वो है कि मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो कोई भी परमानेंट नहीं होता है. ये सबसे बड़ी बात है. हो सकता है इस बार जो लोग माइनॉरिटी में चले गए हैं वो इसलिए गए हैं क्योंकि जिस आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट बनी है उसमें वो बिलीव नहीं करते हैं, बट नेक्स्ट टाइम वो वोट करके इसे चेंज कर दे रहे हैं. तो जब वो इसे चेंज कर दे रहे हैं तो अब मेजॉरिटी माइनॉरिटी बन जाएगी और माइनॉरिटी मेजॉरिटी, और इनके मर्जी की चीज़ें हो जाएंगी और ये अपना इनको भी इंक्लूड किया जाएगा. लेकिन हाँ, इनके मन की आइडियोलॉजी वाली शायद गवर्नमेंट ना हो. दूसरा, इवन इफ देयर इज़ अ रूल ऑफ मेजॉरिटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन मेकिंग होती है. डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी वेरी इंक्लूसिव, जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को साथ में लेके चलती है. ठीक है. सो मेजॉरिटी नीड्स टू वर्क विथ माइनॉरिटी नीड्स टू वर्क विथ मेजॉरिटी एंड मेजॉरिटी इज नेवर परमानेंट. डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ सिटीजन तो हम देख ही चुके हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, रिक्शा पुलर हो, वेजिटेबल वेंडर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्वालिफाइड हो नहीं हो, लिटरेट हो, लिटरेट हो, मैन हो, वुमेन हो, आप सब की डिग्निटी को प्रमोट किया जाएगा बिकॉज पॉलिटिकल इक्वालिटी दी जाती है, रूल ऑफ लॉ होता है, सब लोग एज अ सिटीजन सेम पावर होल्ड करते हैं, सेम आपकी ट्रीटमेंट दी जाती है, एंड दैट इज़ व्हाट गिव्स यू फ्रीडम, दैट इज़ व्हाट गिव्स यू लिबरेशन. सो डिग्निटी, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड इक्वल राइट्स एंड डेमोक्रेसी फॉर women is guaranteed and also for men. Reservation to underprivileged people and caste is also given. जैसे एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ कि बहुत टाइम से फीमेल्स जो हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कर रही थी, राइट, लेकिन उनको कुछ सहारा नहीं मिल रहा था. लेकिन डेमोक्रेसी जब आई तो उनको एक लीगल तरीका मिल गया अपने मूवमेंट को प्रूव करने का, मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने का. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो हैं या कोई भी मूवमेंट जो है डेमोक्रेसी उसे क्या कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है, स्ट्रेंथ दे रही है, स्ट्रेंथन कर रही है, और उसकी वजह से और ज़्यादा फ्रीडम और डिग्निटी प्रोवाइड कर रही है. ठीक है. सो डिग्निटी, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट इज व्हाट दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग टूवर्ड्स irrespective of social background and especially the ones which are suppressed, उनको ज़्यादा जो है ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है. जैसे कि इक्विटी प्रोवाइड करने के लिए शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, ओबीसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, कई जगह फीमेल्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, ऐसे सारे जो हैं स्टेप्स लिए जा रहे हैं लोगों को कंसिस्टेंटली बराबरी पे लाने के लिए. प्लस जो रूल्स है, रूल ऑफ लॉ है, विच मीन्स द लॉ एंड द रूल, द रेगुलेशन, द पावर इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सोशल आइडेंटिटी एंड बैकग्राउंड इज द सेम फॉर एवरीवन. सो टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी, बच्चे जो एक्सपेक्टेशन है और जो एग्जामिनेशन है डेमोक्रेसी का वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमें उम्मीद है डेमोक्रेसी से, इसलिए हम उससे इवैल्यूएट करते जाते हैं. अगर वो एक टेस्ट पास करता है तो हम दूसरा टेस्ट असेस करने दे देते हैं. जैसे कि हमारा एक बहुत बड़ा आउटकम खुद में डेमोक्रेसी का ये है, द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट इट गेट्स फॉर इटसेल्फ. इट मे नॉट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज़ डेफिनेटली अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैन ऑल द एग्जिस्टिंग अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एट दिस वेरी मोमेंट इन प्रेजेंट दैट पीपल हैव टू that people have as an offer, and that is why most of the people want to go ahead and be a part of democracy only, right? And जो ये सपोर्ट वो क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, वो खुद में ही बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं आउटकम है, रिजल्ट है.
So people expect more and more and want to make the democracy even better, and they believe in it, and that in itself is an outcome and achievement of democracy. So your achievement and more development is also our target. So we'll keep ensuring that you are constantly getting the support of the virtual lab experience, the 3D videos, the beautifully animated, curated and created videos of 2D format or other formats, which is readily available for you for variety of topics in more than 70,000 videos content and with more than 2,000 books. We are there with you at the Imbibe app and the Imbibe lens, which makes your process of learning super easy, super interesting and very interactive. So let's also quickly revise what we did. ये political parties का summary है और ये outcomes of democracy. So political party is basically a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. फंक्शन है इनका इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, उसके बाद सरकार बनाना और लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करना. नेसेसिटी इसलिए है क्योंकि वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करती है इक्वल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. वेरियस तरह की पार्टी सिस्टम होती है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम. चाइना एग्जाम्पल है, यूएस एग्जाम्पल है और इंडिया एग्जाम्पल है. इंडिया में हमारे पास क्योंकि फेडरल सेटअप है, वी हैव नेशनल एंड स्टेट और रीजनल पार्टीज. Political parties need to face and overcome lack of internal democracy, dynastic succession and corruption. ठीक है. So outcomes of democracy can be assessed by quality of government, economic inequality, social differences, freedom and dignity of citizens. Features बहुत सिंपल है, accountable, responsive होती है, legitimate होती है. Economic growth इसका एक पैरामीटर नहीं होता है. डेवलपमेंट होता है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी के लिए दे कीप ऑन ट्राइंग बट देयर नीड्स टू बी बेटर पॉलिसीज एंड इन इक्वालिटी आर द प्रोमिनेंट इकोनॉमिक आउटकम्स. Democracy reduces the possibility of social tension becoming explosive or violent because it is so inclusive in nature. And democracy in India has strengthened discriminated castes, women for equal status and equal opportunity. So here we go. We are conducting lots of Imbibe live sessions every day for you. अभी जैसे मैंने आपको बताया मैराथन भी होने वाला है मंडे से वेंसडे तक और थर्सडे को आपका पेपर है. उस दिन मैं पूरा पेपर भी सारे सेट्स डिस्कस करूँगी. प्लस आपको इसके पहले कोई डाउट आता है, आप डाउट जो है सेशन में नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हो तो आप Imbibe के ऐप की मदद से डाउट रिजोल्यूशन कर सकते हो. ऑल्सो आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर टाइम है तो जाओ and do take the practice test or practice question or the test, at least the mock test, the full examination test. And this is how beautifully we are here to help you out. But guys, it is not going to be free for very long. Just in few days that is going to change. So you just make sure that you're exploring everything. ये देखो ऐप पे यहाँ पे sorry I will have to hide myself. यहाँ पे आस्क में या डाउट है, आप वेबसाइट पे ऐप पे जाओगे तो यहीं पे जाना, क्लिक करते हैं, इट विल रीडायरेक्ट यू टू द डाउट रिजोल्यूशन पॉइंट जहाँ पे आपको मन चाहे जो भी क्वेश्चन हो उसको आप वहाँ पे पूछ सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो, अपने डाउट्स को ख़त्म कर सकते हो. And if you're not already a part of this Telegram channel, please make sure to be a part of this so that अभी स्पेशली आने वाले वक्त में जो हमारा सोशल साइंस का एग्जाम है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट कुछ भी है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ. And you do not miss on the marathon sessions, which is really important. And on that note, I'm going to wind up the session now. Thank you so much everyone for being here. I hope you enjoyed the session. If you did, do not forget to hit the like button and share the video. Do tell me in the comment section if you need any other help, any other detail, any other video on my behalf. हम वैसे तो फुल सिलेबस मैराथन करने वाले हैं चारों सब्जेक्ट्स के, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है. आई एम 100% श्योर दैट यू गाइज विल रॉक. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन and let's get ready and started to rock and roll the examination. You guys just have the trust within yourself and you will be able to do it. So just mention in the chat that do it, we will do it, right? And the moment you say it, trust me, it goes out in the universe and it will come back to you in a positive way.
So, okay. So, on that note, hasta la vista, bye bye, ciao. Have a great time. Take good care of yourselves. All the very best for your examination. Stay tuned and keep imbibing.